ठीक है। ए डेल्टा डी, ये ए डेल्टा डी जो है ये वॉल्यूम के इक्वल है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा P डेल्टा V। ठीक है, ये फॉर्मूला वर्क डन का है और ये उस वक्त वैलिड है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां तक मैंने गैस को फिल किया होगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम Vi है, ये गैस है। अब हम इस गैस को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये गैस एक सिस्टम है। ठीक है, बाय सम मींस मैं इस गैस को फॉर एग्जांपल शेक करता हूं इस तरह। ठीक है, एक आपके पास कोक की बोतल है 1.5 लीटर वाली, आप उसको यूं हिलाते हैं, गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है। यहाँ पर कोई लिड रखी हुई है, गैस को जब इसको हम शेक करेंगे, ये गैस ऊपर की तरफ उठेगी, इस लिड पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस लिड को ऊपर की तरफ उठाएगी। ऊपर की तरफ उठाने का मतलब है इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इस केस में वर्क डन फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम से ग्रेटर। ठीक है, जब फाइनल इनिशियल से ग्रेटर होगा तो इस केस में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज जब आपने याद रखनी है, जब वर्क डन के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम है और उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हुआ है। नेक्स्ट है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये कोई इसका इनिशियल वॉल्यूम है Vi, ये गैस है। अब ऑन द सिस्टम क्या है? ऑन द सिस्टम का मतलब है कि मैं यहाँ पर कोई एक पिस्टन जो है वो प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं पिस्टन प्लेस करूंगा, पिस्टन इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। जब डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा इसका मतलब है गैस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब ये गैस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, गैस प्रेशराइज होकर नीचे आ जाएगी, वॉल्यूम उसका चेंज होगा, ये होगा Vf, जिसका मतलब है इस केस में जो Vf है वो लेस देन Vi होगा, और ये डेल्टा V वाला फैक्टर जो है ये नेगेटिव होगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन नेगेटिव होगा और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। एक लास्ट पॉइंट इसका, एरिया अंडर कर्व। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाते हैं, P का और V का, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के ये जो एरिया अंडर कर्व है सारे का सारा ये वाला। ठीक है, एरिया अंडर कर्व हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्स और वाई पे जो क्वांटिटीज है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो डेल्टा भी। ठीक है, तो इसका मतलब है W, तो एरिया अंडर कर्व जो है, कर्व जो है वो हमें वर्क डन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये कुछ इसके पॉइंट्स थे जो आपने एज इट इज याद रखने हैं। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं एरिया अंडर कर्व से रेलेवेंट। प्रेशर है वाई एक्सिस की तरफ और वो 10⁻⁵ पास्कल में है, और वॉल्यूम जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो इस तरह का एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में हमने नेट वर्क डन फाइंड करना क्या होगा।
जी, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। नेट वर्क डन का जो फॉर्मूला है जी, नेट वर्क डन आपको फाइंड करना है ए बी सी और डी इसमें, ठीक है। ये बच्चों मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करके आपने मुझे इसका आंसर बताना है क्या है। जी बच्चों कितने स्टार कल है 200 जॉन कितना 0 अल्फा 0 अल्फा 0 अल्फा सर बताते जाए ना, बताते जाए आप लोग, बस मुझे आपने आंसर बताने हैं। जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। अल्फा 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 और चार्ली पे ये 2 ऑप्शन अभी तक आ रहे हैं। कोई और स्टूडेंट? सी अल्फा अल्फा ठीक है। चार्ली चार्ली, एक ने चार्ली का है। अल्फा सर अल्फा 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 और चार्ली, ये बेसिकली 2 आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहीं से इसी एक एमसीक्यू से मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स फर्दर भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। गौर से सुनिएगा पहली बात। और दूसरी बात ये, अल्फा और चार्ली दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। जी, सबसे पहले तो जिन्होंने 0 का है चार्ली, वो इसलिए कह रहे हैं कि क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। बच्चों हमेशा बात याद रखिएगा, क्लोज पाथ में वर्क डन उस वक्त 0 होता है जब वो वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा हो। अगर ये वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, या वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता, तब हम कहते हैं वर्क डन 0 है। लेकिन ये बेसिकली कोई अप्लाइड फोर्स है, हमारी मैकेनिकल फोर्स की वजह से हो रहा है, तो 0 का ऑप्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका अब हम देखते हैं जी एरिया अंडर कर्व, क्योंकि अब वर्क डन फाइंड करना है ना, तो वर्क डन एरिया अंडर कर्व से होगा। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो होगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 3 - 2 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक हो गया। अब आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻, देखिए जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आएगा 5 - 3 which is equal to 2 into 10⁻², ठीक है। ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 200 जूल। अब आप लोगों ने यहां तक इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके सबने आंसर बता दिया, खास तौर पर रिपीटर्स ने आंसर बता दिया अल्फा, ठीक है। वर्क डन में एक बार मैंने आपको नहीं बताई थी, वो यहां बतानी है। आपने ये देखना है ये जो पाथ में वर्क डन हो रहा है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो वर्क डन हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के केस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, तो चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा बनेगा बीटा ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये होता क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है,
तब आपका जो आंसर है वो प्लस में आता, वर्क डन उसमें प्लस होता। ठीक है, ये कुछ कन्वेंशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर जो प्लस माइनस के साइन है, वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इनमें आपने वर्क के साइन याद करने हैं, और हीट और एनर्जी आपने इनमें वर्क के साइन याद करने हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट मैं आप लोगों से पूछूंगा। वर्क डन से रेलेवेंट हर बात हमारी क्लियर हो गई है, डिस्कस हो गई है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन अगर क्लॉकवाइज है एक क्लोज पाथ में, दोनों सूरतों में पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या एंटी क्लॉकवाइज हो तो दोनों सूरतों में वर्क डन नेगेटिव होगा। हीट एंटर होगी पॉजिटिव, लीव करेगी नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों इससे कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सिंपल एक एक पाथ को देखें, ठीक है, हमारे पास 4 पाथ्स हैं। वर्क डन जो है वो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं ए से बी, ठीक है, और वर्क डन है फिर बी से सी, वर्क डन है फिर सी से डी, और फिर है डी से ए। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताएं कि इन चारों में अलग अलग अगर हम वर्क डन फाइंड करें तो क्या आएगा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है, डेल्टा वी। कुछ प्रोसेस है जिनमें V कांस्टेंट है, D से प्रेशर डिक्रीज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, और B से C प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब है D से A इसमें भी वर्क डन 0 बिकॉज फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम सेम है, और B से C में भी वर्क डन 0, ठीक है, बिकॉज VF जो है वो इक्वल है VA के। अब ये दो रह गए, WAB और WCD। ठीक है बच्चे, आप लोग मुझे ये बताएं, अभी मैं आपको ऑन करूंगा, किसी को आपने ये बताना है इनमें से किसके अलोंग वर्क ज्यादा होगा, CD के अलोंग या AB के अलोंग। ठीक है, एरिया सॉरी वर्क डन किसके अलोंग जो है वो ज्यादा होगा। जी बच्चों, किसके अलोंग वर्क डन ज्यादा होगा। सर ए बी सर सेम होगा, बी होगा सर, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी, बस AB और CD में से किसके अलोंग वर्क डन ज्यादा होगा, ये इक्वल होगा, इक्वल भी हो सकता है, सर इक्वल इक्वल होगा। सर टीडी के अलोंग ज्यादा होगा, वहाँ पे वो एरिया ज्यादा आ जाएगा ना। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये जिन्होंने अभी आंसर दिया वो ठीक है। बच्चों देखें बेसिकली, देखें बेसिकली जो वर्क है ना वो एरिया अंडर कर्व है। एरिया AB का जो एरिया अंडर कर्व है वो यहां से लेकर यहां तक का एरिया अंडर कर्व है। ठीक है, इन दोनों में वर्क डन 0, और CD का एरिया अंडर कर्व यहां से लेकर यहां तक है, तो CD का एरिया अंडर कर्व जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब है CD के अक्रॉस एरिया अंडर कर्व ज्यादा होने की वजह से वर्क डन जो है वो ज्यादा होगा। सर ये दोबारा बता दें जरा, क्या चीज, ये वाला पॉइंट। सर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर क्या चीज, सीडी का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर का अगर देखा जाए तो प्रेशर के लिहाज से। नहीं, आपने जब एरिया अंडर कर्व देखना है ना, वो आप उससे ठीक है कह सकते हैं, एक वो कह लें कि टैक्टिक है आपका, उसको याद रख लें, लेकिन आपने ये देखना है कि जो एरिया अंडर कर्व है, यानी उस लाइन के नीचे वाली जगह जितनी भी है वो एरिया अंडर कर्व है, वो नीचे वाली जगह जितनी ज्यादा होगी एरिया अंडर कर्व उतना ज्यादा होगा। तो AB के अलोंग एरिया अंडर कर्व इतना है, ये वाला सारा एरिया, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, और CD के अलोंग यहां से लेकर यहां तक एरिया अंडर कर्व है, तो CD का एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, AB का कम है, इस वजह से CD के क्रॉस वर्क डन ज्यादा होगा। पहली बात, यानी कॉन्सेप्ट आपका ये है। बाकी आप इसको सॉल्व करके देखें, सॉल्व करें दोनों को बारी बारी, तो आपको पता चल जाएगा किसके अलोंग वर्क डन ज्यादा आ रहा है। प्रेशर वाली बात आपकी ठीक है, वो एक टैक्टिक के तौर पर, एक कह लें कि टेक्निक के तौर पे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन असल कॉन्सेप्ट एरिया अंडर कर्व है, क्योंकि उसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों आ रहे हैं, तो आप उसे अप्लाई करें तो आपको फौरी पता चल जाएगा किसके लॉन्ग वर्क डन जो है वो ज्यादा है या कम है। तो सर
एक एमसीक्यू था वो आप काइंडली करवा देंगे। कौन सा? इसी से रिलेटेड था सर। इसी हाँ। तरह उन्होंने ना बॉक्स बनाया हुआ था और ये इसी तरह का ग्राफ था। जो हाँ जी। बॉक्स का एक पॉइंट है ना उस पे उन्होंने लिखा हुआ था, मतलब 4 कॉर्नर है। एक कॉर्नर पे उन्होंने लिखा हुआ था V और P एंड वाले कॉर्नर पे। सर वो आप साथ लिखते जाएं फिर पता चल जाएगा। एक मिनट ठहरे बच्चे, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं मिटा दूं? सर सर जी सर वो सर, ये आप एक बार फिर समझा दे, मतलब ज्यादा वर्क कहाँ पे और कम वर्क ये सर, ये आप- जी, आप इसको सॉल्व करें। एक्सक्यूज मैं मी आपको सर, बताता ये हूँ। आपने लिखा हुआ है जी ये VF इक्वल्स टू V, क्या लिखा हुआ है? ये वाला। जी सर, ये वाला। अरे एक मिनट, मैं आपको ये नजर आ रहा है? बोर्ड क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, जरा बोर्ड क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ये देखिएगा, ये प्रेशर है। सर ये एरिया वाला एक्सप्लेन कर दें। मैं वही बताने लगा, मैं ये वाला दोबारा बनाने लगा हूँ। प्रेशर है वो 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल में है और वॉल्यूम जो है वो 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब में है। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में है। मैंने इस तरह का एक शेप बनाई है क्लोज पाथ की। ठीक है, और इसमें जो वर्क डन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 हो गए 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है सारा। वही कुछ मैं दोबारा बनाता हूँ। A B C और ये D। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, इसका ये जो एरिया अंडर कर्व है, ठीक है, ये -200 जूल आया। ठीक है, अब देखें वर्क डन जो है इसका एरिया अंडर कर्व P डेल्टा V होता है। आगे DA पाथ में देखें, DA पाथ के स्टार्ट में जो वॉल्यूम है वो 1 है। ठीक है, पाथ D से आ रहा है ना, इनिशियल वॉल्यूम 1 है और इसी तरह फाइनल पोजीशन A है, तो A पे भी देखें वही वॉल्यूम है। तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है तो P डेल्टा V होता है VF माइनस VI। ठीक है, 1 - 1 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। बात समझ आई अब आपको? यही प्रोसेस आपने BC पर अप्लाई करना है। ये मतलब है इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम इक्वल है। जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था उन्हें क्लियर है? यस जिन बच्चों ने मुझे पूछा था वो क्लियर है? इसको बताएं। यस सर क्लियर है। अब हम चलते हैं कि AB के लॉन्ग पाथ ज्यादा क्यों है, वर्क डन कम क्यों है, या ये चीज डिस्कस करते हैं। ये AB है। ठीक है, मैंने वो AD और BC को निकाल दिया क्योंकि उनका वर्क डन 0 है, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये है C और D। ठीक है, मैं सिर्फ AB का, पहले हमने पूरे रेक्टेंगल को फाइंड किया था, ये सारा एरिया। ठीक है, मैं सिर्फ एक पाथ का एरिया फाइंड करना चाहता हूँ। AB का एरिया जो है वो बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये वाला है, यानी उसमें जो प्रेशर की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, और वॉल्यूम 3 - 1 2 है। आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इस केस में मैं आपको वैल्यू देता हूँ, सॉल्व आप खुद करेंगे। प्रेशर जो है इसमें आ जाएगा 2 × 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, और CD में देखें, CD में यहाँ ये लेंथ जो है ना, ये अब एरिया यहाँ से लेकर ये वाला भी और इससे आगे ये वाला भी, मतलब CD की जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो उसके नीचे एरिया अंडर कर्व ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 3 × 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू से भी आपको पता चल जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व उसके उस लाइन के निचली सारी जगह एक्स एक्सिस तक की सारी जगह आपने देखनी है किसकी ज्यादा है किसकी कम। जिसके ज्यादा होगी उसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा। ठीक है सर। समझ आ गई है? जी सर। सर ये सर एक और क्वेश्चन था सर, वर्क का फार्मूला है P del V। सर अगर मतलब इनिशियल जो वॉल्यूम की वैल्यू वो फॉर एग्जांपल 5 दी हो, लास्ट में 10 हो, फिर तो हम जब काउंट करेंगे सर फिर 5 लिखेंगे ना, और प्रेशर प्रेशर अगर 5 ATM हो और लास्ट जो वैल्यू फाइनल वो 10 ATM हो, फिर सर प्रेशर का भी इसी तरह मतलब हम काउंट इसी तरह ही करेंगे। फिर आप प्रेशर को भी डेल्टा में लेंगे।
ठीक है, क्योंकि जी सर, बट ये पी पूछना डेल्टा वी जो है ना, पी डेल्टा वी ये उस वक्त है जब प्रेशर कांस्टेंट है। जी ठीक है, सर, अगर प्रेशर चेंज कर दिया था फिर आप प्रेशर का भी आप उसको देखेंगे, फाइंड करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है, ठीक है सर वो वाला प्लीज। क्वेश्चन मैंने आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, वो आप क्वेश्चन देख लें, ये इसी सेम डायग्राम बनाई हुई है। चलो यार मैं देख के आपको सेंड कर दूंगा, अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा उसमें कोई कॉन्सेप्ट हुआ तो मैं कल क्लास में से यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, सर इस एमसीक्यू का आपने बताया कि 0 क्यों नहीं होगा क्लोज्ड पाथ? क्लोज पाथ में वर्क डन उस वक्त जीरो होता है जब वो वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा हो। ये वर्क डन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता, या इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स की वजह से होता ये वर्क डन, फिर वर्क डन का जो है वो जीरो होना था क्लोज पाथ में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा बच्चे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट या जीरो? जीरो जीरो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? यस जीरो। वो जीरो होगी। इंटरनल एनर्जी और चेंज और इन दोनों में फर्क याद रखना है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। इस वजह से कोई वजह नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं? क्या चीज? एडियाबैटिक वो अभी हम स्टडी कोई करेंगे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको वो पढ़ाना है, उसमें आपने ठीक है सर। एक टेम्परेचर और उसकी चेंज, एक वैल्यू और चेंज इन वैल्यू, ये दो चीजें आपने याद रखनी। अच्छा जी, उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, उसकी इक्वेशन हम स्टडी करेंगे और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। वो पंजाब में 2 एप्लीकेशंस हैं और फेडरल में 4 हैं, तो हमने 4 को ही डिस्कस करना है। तो पंजाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जरा फर्दर जो 2 हैं उनको जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ना आपने ये लाजमी याद रखना है कि जो साइंस है ना उनका मतलब क्या है। जो भी एमसीक्यू कुछ अभी हमने करने भी हैं वो फर्स्ट लॉ से रेलेवेंट, हमेशा आपने साइन याद रखना है कि कब कौन सा साइन लगना है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने लाजमी ज़हन में रखने हैं। तो साइन आपका थोड़ा सा चेंज हुआ तो एमसीक्यू आपका हो जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि ये कोई हीट है, हीट एनर्जी। ठीक है, इसके आगे एक सिस्टम है, इस सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी है U1। ठीक है, ये हीट एनर्जी जब सिस्टम में ऐड होगी, ठीक है, पॉजिटिव साइन का मतलब है ये जब सिस्टम में ऐड होगी, तो इसको यूं बनाते हैं, ये हीट एनर्जी है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है। जब ये हीट एनर्जी इस सिस्टम में ऐड होगी, ठीक है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होके U2 हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी हीट एंटर हुई है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा। ठीक है, और वर्क डन मैं पॉजिटिव लिखता हूं, इस केस में ये कहता हूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, इसे एरो में नहीं लगाता, ये सिस्टम ने कोई वर्क डन किया है। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसके इक्वेशन बनाते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू, जब भी हीट किसी सिस्टम में एंटर होगी सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। ठीक है, डेल्टा U U2 माइनस U1, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी एंड सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, डेल्टा Q चेंज इन हीट एनर्जी, मतलब एक सिस्टम में पहले की एनर्जी थी और बाद की एनर्जी। ठीक है, पहले उसकी एनर्जी थी फिर उसमें एनर्जी एंटर हुई तो एनर्जी डेल्टा Q आ जाएगी। ठीक है, ये हीट एनर्जी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W का एक और नाम है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है,
ये मैं Q को लिखूंगा चेंज इन हीट एनर्जी, डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W वर्क डन है। जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन होता है उसमें मोशन होती है, या मोशन हो गया पोजीशन चेंज होगी। मोशन की वजह से एनर्जी काइनेटिक है, पोटेंशियल की वजह से पोजीशन की वजह से पोटेंशियल है, ठीक है। और इसका मतलब है कि W जो है ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी सिस्टम में एंटर होकर उसमें मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि वो मूव करती है, ठीक है। तो देखें हीट एनर्जी जब सिस्टम एंटर हुई वो किस में कन्वर्ट हुई, इंटरनल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हीट ने एक फॉर्म से एनर्जी, एक फॉर्म से, ये एक फॉर्म थी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे वो उसी वैल्यू के इक्वल आएगा जो एंटर हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जो लोग जरा फैटी है ना, फैटी टाइप, उन पर भी अप्लाई होता है। ये जो हम कहते हैं जी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से इंसान पतला होता है, उस पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे हम सिस्टम है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, हम इस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब हम वर्क डन करेंगे हमारी बॉडी से हीट निकलेगी, ठीक है। खाना खाने से हीट जाती है, वर्क डन करने से, एक्सरसाइज करने से हीट निकलती है, हीट जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, या उसका बायो फॉर्म में कह रहे हैं जो फैट्स वगैरह है ना उनकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, फिर पसीना जब निकलता है हीट बाहर निकलती है, वो फैट्स वगैरह जो है वो आगे उनकी एनर्जी फिर बाहर निकलती है, उनकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो फैट्स कम होते हैं, हम पतले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से मतलब मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन पॉजिटिव है, हीट निकल रही है और डेल्टा यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, आपके डेली लाइफ में लॉ ऑफ ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और जिनको अगर कोई ऐसे हैं फैटी तो वो इस लॉ को अप्लाई करके पतले भी हो सकते हैं, ठीक है। इस लॉ का मैं आपको एक बेनिफिट बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमने अब इसके प्रोसेस स्टडी करने हैं। प्रोसेस स्टडी करने में चारों प्रोसेस उनसे रेलेवेंट पॉइंट्स में लिखूंगा, वो सब आपने देख लिया। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसको कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर पर होता है, यानी टेम्परेचर उसका सेम हो, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर सेम एक आइडियल सिचुएशन, इसमें आप जो स्लो प्रोसेस है ना, प्रोसेस जितना स्लो है, एक्सपेंशन कंप्रेशन जितना स्लो होगा वो उतना ही टुवर्ड्स द आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जो इस केस में वो 0 हो जाएगा, डेल्टा टी अगर 0 होगा तो डेल्टा यू भी 0 होगा, ठीक है। और इसमें बॉयल्स लॉ होल्ड करता है, और देखें डेल्टा यू जब 0 होगा तो W इज इक्वल टू Q आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आइसोथर्मल की जनरल है इस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम हीट को एंटर करते हैं ना, स्लोली हीट को एंटर करते हैं, जब हीट एंटर होगी गैस मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उनके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, ठीक हो गया। वो सारी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उन्हें जाके अगर एक पिस्टन पे जाके फोर्स लगानी है ना, तो वो जितनी उनके पास ये हीट एनर्जी आएगी वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट करने में फोर्स लगा के पिस्टन को ना ऊपर नीचे ऊपर धकेलेंगे,
ठीक है, ऐसे की तैसे फैलेंगे पिस्टन की। तो जितनी हीट एनर्जी एंटर होगी सारी की सारी जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। और ये याद रखना है कि इसमें बॉयल्स लॉ होल्ड करता है। ठीक है, और बॉयल्स लॉ होल्ड का मतलब है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर इंक्रीज करेगा, फिक्स्ड मैस है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और P और V का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। ये केमिस्ट्री में आप लोग बड़े तफसील से इसको पढ़ चुके हैं। चलिए, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, वो इस सब में हमें देखनी है। वो होती है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में आप परेशान होंगे, डेल्टा Q बाई m डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T 0 है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस केस में इनफिनिट होगी। अच्छा जी, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया। उसके बाद आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें सिस्टम में ना हीट एंटर हो ना लीव करे। आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, आपने वहां से फ्राइज लेने को चीज लेनी, आपको स्टायरोफोम के वो डिस्पोजेबल पैकेट्स होते हैं जिनमें वो आपको कोई चीज, कोई गर्म चीज डाल के देते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि उसमें चीज काफी देर तक गर्म रहती है। वो स्टायरोफोम के जो वो होते हैं ना पैकेट से, वो डिस्पोजेबल ग्लास है या डिस्पोजेबल बॉक्स है, वो बेसिकली स्टायरोफोम से इसलिए बनाए जाते हैं कि ना उसमें हीट एंटर हो ना हीट लीव करे। ठीक है, आइडियल सिचुएशन ये है कि हीट ना एंटर होगी ना लीव करेगी। रियल केस में तो ये है कि वो ठंडे होते जरूर है, लेकिन वो प्रोसेस ना टुवर्ड्स द एडियाबैटिक होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में हीट ना एंटर हो ना लीव करे, सिस्टम की हीट कांस्टेंट रहे, ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक होता है। इस केस में डेल्टा Q जो है 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। ये इसकी जनरल एक इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, डेल्टा Q 0 हो जाएगा, डेल्टा W उस तरफ चला जाएगा, बेशक आप W उस तरफ लेके माइनस उसके साथ लगा दें तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, उसमें एडियाबैटिक जो है इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज का होता है, वेरी करता है। और इसके जो इक्वेशन है वो होती है PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, गैमा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है Cp ओवर Cv। और इस केस में C जो है मैं इसे लिख देता हूं आइसोथर्मल के लिए, ये एडियाबैटिक के लिए इस केस में C 0 होगा। डेल्टा Q 0 है तो 0 बाय समथिंग 0। ठीक है, अब इसमें हमने 2 पॉइंट्स और स्टडी करने हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक्सपेंशन में आपको समझा चुका हूं। एक्सपेंशन में W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन होगी वर्क डन पॉजिटिवली रहेगा, वर्क डन होगा बाय द सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन का मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी और टेंपरेचर जो है वो फॉल करेगा। एरो का साइन है डिक्रीज यानी फॉल। ठीक है, ये लाइन दिया आपने चीज एक याद रखनी। उसके बाद है कंप्रेशन। ये कंप्रेशन एडियाबैटिक है। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा, W नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि Vf जो लेसर Vi है तो माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। अब देखें डेल्टा U पॉजिटिव हो गया है। पॉजिटिव क्यों हुआ है, जब उस पर फोर्स एक्सर्ट होगी गैस मॉलिक्यूल्स को इंटरनल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब चेंज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी और सिस्टम का जो टेंपरेचर है वो राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें बच्चों आपने याद रखने, जो जितना ज्यादा रैपिड प्रोसेस होगा ना वो एडियाबैटिक होगा। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, बाइक का टायर बर्स्ट होता है। ठीक है, क्या होगा, फौरी तौर पे हवा बाहर निकल जाएगी।
ठीक है, हवा बाहर क्यों निकलती है? हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके जो टायर्स है ना उनमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। टायर बस्ट जब होगा ना प्रेशर का डिफरेंस होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, तो फौरी तौर पर गैस मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो जितना एब्रप्टली होगा और जितना वो स्पीडी होगा, ठीक है, वो प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। अच्छा, एडियाबैटिक के बाद अब दो प्रोसेस और हैं, एक है आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, बैरिक या याद रख लें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बैरोमीटर, ठीक है ना, बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा। तो बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा, डेल्टा बी इसका मतलब है 0 होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस में वॉल्यूम और टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है इस केस में चार्ल्स लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, और इसमें v ओवर t जो है वॉल्यूम और टाइम का जो की रेशियो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस माइनस W। वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है? ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो P डेल्टा V, ऑन द सिस्टम होगा तो माइनस W आ जाएगा। ये चीज याद रखनी है। और इस केस में C जो है वो Cp के इक्वल होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये हम बड़ा उसको स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और डेल्टा V जो है वो 0 होगा। डेल्टा V अगर 0 होगा तो वर्क डन जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसमें जो फर्स्ट लॉ बनेगा वो बनेगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर जितनी हीट एंटर करेंगे वो सारी की सारी जो है इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी, वर्क डन कोई नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो कोई वर्क डन नहीं करेंगे, वर्क डन कोई नहीं होगा। सारी की सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल में, और C इस केस में आ जाएगा Cv। ठीक हो गया। और एक पॉइंट हम यहां से और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक नोट के तौर पे Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, यहां से आपने बात याद रखनी है, Cp क्यों ग्रेटर है। नंबर 1 में इसमें डेल्टा U इंटरनल एनर्जी जो है ये चेंज होगी। ठीक है, और इसमें जो वर्क डन है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, Cp में कोई ना कोई वर्क डन होगा। ठीक है, ये डेल्टा P नहीं है, हम कांस्टेंट जो हमारी इक्वेशन है W इक्वल टू P डेल्टा V, P डेल्टा V वाली जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पर एग्जिस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बात करेंगे। Cv में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी और वर्क डन जो है वो 0 होगा। Cp में दो काम हो रहे हैं, Cv में सिर्फ एक काम हो रहा है, इस वजह से Cp ग्रेटर देन Cv है। और एक बात और याद रखें, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है Cp और Cv के दौरान इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, ठीक है, ये सेम होगी। ठीक है, Cp और Cv में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आनी है वो हमेशा सेम होती है। जी बच्चों, ये था जी आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। इसमें अभी मैं आपको ऑन करता हूँ, क्वेश्चन मुझे पूछिएगा, पहले क्वेश्चन को देख लें।
जी बच्चों, किसी को अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये लास्ट सर में पॉइंट ये दोबारा repeat सीपी कर दें। ग्रेटर देन सीवी ये क्या बताया था सर आपने? सर आपने लास्ट में जो आईएसओ क्या बताया है? बच्चे सीपी ग्रेटर देन सीवी में मैंने ये बताया है कि सीपी के दौरान इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और वर्क डन भी होता है। दो काम हो रहे हैं, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है, वर्क डन भी होता है। लेकिन सीवी में सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सीपी में दो काम हो रहे हैं, सीवी में एक काम हो रहा है। इस वजह से सीपी ग्रेटर देन सीवी है। और दूसरी बात मैंने बताई थी, सीपी और सीवी में जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो सेम होगा। यानी अगर सीवी में इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज 3 है तो सीपी में भी 3 होगी। ये बात सीपी है, ये सीपी है क्या चीज? सीपी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट है, और प्रेशर का मतलब है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि एक गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन हमने इंक्रीज करना है, उसके लिए हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करे लेकिन उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट प्रेशर पर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी। सर स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है उसका फार्मूला हमारे बुक में मेंशन नहीं है ना? सर वो आपकी वो बुक में है, वो एफएससी की बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा उसकी डिटेल जो है 9th में लिखी हुई है। तो उसका फार्मूला यही होता है mc डेल्टा टी। डेल्टा को जो mc डेल्टा टी और c का फार्मूला यही होता है, सबके लिए यही होगा। सर नहीं, उधर उन्होंने लिखा होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। तो इधर तो कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा। कौन सा? दोबारा बोले। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। नहीं, वो हीट कैपेसिटी डिफरेंट चीज है। आप देखें, बात सुने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपल हीट कैपेसिटी, ये तीनों डिफरेंट है। ठीक है सर वो हीट कैपेसिटी हमारी बुक में नहीं है। ये वो 9th में है, वो 9th में है, वो इसके एक्सप्लेनेशन सारे 9th में है। ये जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी में आप मास को स्पेसिफाई नहीं करते हो, जितना मर्जी मास हो आप कहते हैं एक टेंपरेचर 1 केल्विन इंक्रीज करता है। मोलर में आप मोल्स को कांस्टेंट रखते हो कि इतने मोल्स का टेंपरेचर इंक्रीज करता है 1 केल्विन। और स्पेसिफिक हीट में आप एक यूनिट मास का कहते हो कि टेंपरेचर इंक्रीज करता है। लेकिन हीट कैपेसिटी में आकर पूरे बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज करता है। ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम नहीं है ये चीज। एप्लीकेशन बता दें, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू आया था। कौन सा बताएं मुझे? सर पता नहीं रेफ्रिजरेशन का था या तो फिर जो है प्रेशर कुकर का था कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो आप इनके प्रोसेस लिखवा दें एप्लीकेशन के, क्योंकि लास्ट ईयर एमसीक्यू आया था क्या था। बच्चे एक मिनट मैं देखता हूँ, ये असल में इसके मैं प्रोसेस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप ये देखेंगे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, ये जितने भी स्लो प्रोसेस हैं वो सारे आइसोथर्मल है, ठीक है। और जो रैपिड प्रोसेस है, ठीक है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसके अलावा जो आइसोबैरिक आइसोबॉलिक है वो कांस्टेंट, ठीक है। सर वो जो हमारे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो हमारी बुक में नहीं है ना कि हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर, तो उसके लिए मैं सेकंड लॉ करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो सेकंड लॉ है कि अगर कोल्डर से हॉटर जाना है तो उससे आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। सर वो फिर हमें सेकंड लॉ सारा उसमें कॉर्नेट इंजन भी करना है। आपके कोर्स में सेकंड लॉ नहीं है, ये इसमें पीएमसी में नहीं है। सर है, उन्होंने ये तो लिखा हुआ ना कि हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू, ये जो हॉट बॉडी से कोल्ड में जा रही है तो वो उसका प्रोसेस बताओ, तो वो सेकंड लॉ में आता है। हॉट से कोल्ड में जो जा रही है ना, हॉट से कोल्ड में, वो बेसिकली यही है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, हाई टेम्परेचर से बॉडी लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है। वो अगर कहते हैं ना कि लो से हॉट में जा रही है, फिर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं जो बात आप कर रहे हैं। सर ये क्लाउड में रिलेशन है। क्या चीज दोबारा पूछें? सर ये क्लाउड फॉर्मेशन है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जांपल है ना, तो ये जरा एक्सप्लेन कर दें। ये वाली नहीं सर, क्लाउड फॉर्मेशन हम जो लेते हैं तो वो तो एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जांपल में आ जाता है ना, इसका
सर एक्सप्लेन करते हैं वो किस तरह एडियाबैटिक हो जाता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन में हमेशा ये बात याद रखनी है कि क्लाउड पहले तो बनते कैसे हैं। सबसे पहले ये है कि जो ये हमारी जो समुद्र है या दरिया में जो पानी होता है, सूरज की रोशनी से ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ऊपर जाते हैं, वेपर जाके कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस्ड वेपर आपस में आके मिलते हैं। ठीक है, कंडेंस्ड वेपर का मतलब है कि अगर उसमें हीट ना एंटर हो ना लीव करे तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में ही रहेगा, एक बर्फ के छोटे से गोले की तरह ही रहेगा। ठीक है, वो कंडेंस्ड फॉर्म के जो वेपर है वो आपस में मिलेंगे, मिलके वो एक क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, अगर उसमें हीट ना एंटर होगी ना लीव करेगी, वो अपनी कंडेंस्ड फॉर्म जो है ना, यानी वो एक जमा हुआ छोटा सा एक स्नोफॉल, इसको स्नोफॉल नहीं है, वो आइस का एक छोटा सा कह लेंगे पार्ट है। इस वजह से हम कहते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्योंकि जब बारिश होती है ना, ये बेसिकली आप कभी ये बर्फबारी जो है, हमारे इलाकों में बर्फबारी नहीं तो होती, पानी लेकिन आता है। ऊपर जाते हैं वहाँ बर्फबारी होती है। उसकी रीजन है ये जो कंडेंस फॉर्म में जो है ना, ड्रॉपलेट्स नीचे बेसिकली नीचे आ रहे होते हैं, आइस के बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। लेकिन जितने आप हाइट पे जाएंगे वहाँ टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा, इसलिए वहाँ पर बर्फबारी होगी। वो बर्फ के ब्लॉक नीचे गिरेंगे, हमें नजर आता है बर्फबारी हो रही है। हमारे मैदानी इलाकों में इस वजह से कि जब वो नीचे आएंगे वो सूरज की रोशनी में उन पे पड़ेगी और फ्रिक्शन की वजह से उनको वो पिघलेंगे और पानी के छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट होकर नीचे गिरेंगे। तो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन में एडियाबैटिक प्रोसेस की इसीलिए अहमियत है कि वो कंडेंस्ड फॉर्म में आके आपस में मिलते हैं, कि ना सिस्टम में हीट एंटर होती है ना लीव करती है, उनका टेम्पो हीट कांस्टेंट रहती है। सर ये तो इतना मतलब Okay, sir, तेज thank you. प्रोसेस नहीं है सर, फिर हम कैसे कह सकते हैं मतलब क्या? एडियाबैटिक सर, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन। हाँ जी, सर ये कब इतना मतलब तेज प्रोसेस है कि मतलब हम कहे कि एडियाबैटिक है ये। एडियाबैटिक इसलिए है कि जब ड्रॉपलेट्स जो है ना, पानी का एक कतरा ऊपर जाता है, जम जाता है। ठीक है, जी वो सर। जमे कतरे आपस में मिलते हैं, ठीक है, और मिल के एक बादल बना लेते हैं। उसका ये मतलब है कि उस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मैटर में ना हीट एंटर होगी ना लीव करेगी। अगर एंटर होगी तब भी पिघलेंगे, लीव करेगी तब भी वो पिघलेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली इस वजह से है। और ये बच्चों जितनी बातें ये आपको बताई जाती है ना फिजिक्स में, ये आइडियल सिचुएशन होती है जब आप रियल वर्ल्ड में जाके इसको देखें ना, आप असल में जाके क्लाउड फॉर्मेशन देख लें। ठीक है, वो इन चीजों से थोड़ी इन प्रोसेस यही होगा लेकिन डेविएट होगी। उसमें वो ना फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या होगा मेरा, डी आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस बार, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा, ई आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस बार, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल। सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी सर, compressed air coming out of punctured football becomes cooler because of क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या एडियाबैटिक एक्सपेंशन? सर एडियाबैटिक होगा, इसका गलत एडियाबैटिक होगा। देखिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करता है ना, कंप्रेस्ड गैस, लेकिन बर्स्ट टायर में जो फौरी उसने निकलना है वो एडियाबैटिक है। और एक्सपेंशन है टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एलएमएस पे आइसोथर्मल करेक्ट किया हुआ है। सर ये गैमा वाला दोबारा बता देंगे? पर सर उन्होंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेक्ट किया हुआ है, वो फिर रॉन्ग है। लेकिन ये एलएमएस पे गलत है। थर्मल एक्सपेंशन, हाँ जी, यस। एक मिनट है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 है, टेम्परेचर का डेल्टा यू के साथ रिलेशन है। ठीक है ना, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही होगी। और दूसरा वो रैपिड फॉर्म है, आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, एडियाबैटिक होता है रैपिड प्रोसेस। ठीक है, ओके सर, जी बच्चे, गैमा का क्या है? बच्चों गैमा का आपने क्या कहा है? सर ये दोबारा बता दें गैमा वाला? गैमा जो है ये बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट्स का ये रेशियो है सीपी और सीबी की। सीपी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गैमा के इक्वल होता है।
सर एडियाबेट स्टीपर होता है और आइसोथर्मल से, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या चीज बच्चों, आप लोगों की आवाज बहुत मध्यम आती है। हाँ जी बोले। सर जो हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एडियाबेट जो होता है वो स्टीपर होता है ना आइसोथर्म से, हाँ जी, तो वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? ये इसकी वजह से v की पावर गैमा है ना, जितनी पावर से गैमा की पावर होगी, गैमा की वैल्यू होगी ना, ये मोनो डाई या पॉलीएटॉमिक है, उतनी स्टीपर होती जाएगी। स्टीपर का मतलब उसमें कर्व कम होगा, इस वजह से। सर एक सर एमसीक्यू आइसोबैरिक पे प्रेशर तो जीरो है ना, तो सर? ये W का फैक्टर भी जीरो नहीं होगा? प्रेशर आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी जीरो होता है। सर इसका ग्राफ क्या बनेगा कि जो इंडिकेटर फॉर पीवी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आइसोबैरिक इंडिकेटर फॉर पीवी और वॉल्यूम का, किसके लिए बनाना है? सर इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, जो पीवी किया वो पैरेलल आता है वॉल्यूम एक्सिस के, तो ये आइसोबैरिक होगा या फिर आइसोथर्मल होगा? तो ये देखें किस केमिस्ट्री तरह में आ तो रहा हम है, बात पीवी सुने, अगर हम बनाए। पीवीवी इस तरह आ रहा है। हाँ जी, आप ये देखें, इस लाइन का मतलब है पीवी कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। सर यहाँ से गलत लगा हुआ था सर, उधर आइसोबैरिक लगाया हुआ था उन्होंने। किसने? एलएमएसपी सर। चले मुझे सेंड कीजिएगा, मैं देखूंगा। पीवी कांस्टेंट है तो वो ये गैमा ना हो। सर अगर प्रेशर और वॉल्यूम का बनाए सिर्फ पीवी ना लें तो फिर आइसोबैरिक के लिए, और वो ग्राफ में आपको समझा देता हूँ, सारे बना देता हूँ यहाँ पे। सर ये ग्राफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये पीवी का ग्राफ देख लें बारी बारी सबके लिए। ये आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। ये एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में फर्क ये है कि आइसोथर्मल में कर्व ज्यादा है, एडियाबैटिक में कर्व कम है, ठीक है। इसका मतलब है ये मोर स्टीपर है, ठीक है। देन आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब है ये जो आइसोथर्मल की जो कर्व है इसको मैं आइसोथर्म कह रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये आइसोबैरिक है, ठीक है। और उसके बाद ये आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये इनके ग्राफ है। सर पीवी का और वी का भी बना दें। पीवी का और वी का नहीं, ग्राफ पी और वी के दरमियान बन रहे हैं। वो पीवी और वी का जो ग्राफ है ना, वो आपको स्टेटमेंट बताएंगे, आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ है। जैसे आपने पीवी और वी का कहा है, उसमें पीवी कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पीवी प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट है, तो वो आइसोथर्मल है। मुझे आप सेंड कीजिएगा, फर्दर मैं उसे देख लूंगा। सर एक क्वेश्चन था ये सर, ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो सर कर्व ज्यादा है, स्लोप, हाँ जी, स्टिफनेस जो ज्यादा है स्लोप की ना सर, वो ये इंडिकेट करता है कि मतलब ये वो है फास्ट प्रोसेस है। असल में वो कॉन्सेप्ट आता है ये वी गैमा का, क्योंकि प्रेशर और पी और वी के दरमियान बनता है ना, ये जो गैमा का फैक्टर है ना, इस वजह से इसकी कर्व में स्टीफनेस ज्यादा होती है। अगर इसको हम बकायदा ड्रॉ करते हैं ना, तो उसकी स्टीप उसमें कर्व कम होना शुरू हो जाता है, चेन बहुत स्लो स्लो आती है। ठीक है सर। अच्छा जी बच्चों, ये कुछ मैं दो एमसीक्यू सर जो ये एमसीक्यू में लिखने लगा हूं। ये आप लोगों ने, ये आपकी असाइनमेंट है और कल आप लोगों ने ये मुझे ये सॉल्व करके मुझे बताना है। ये दो एमसीक्यूज आप लोग नोट करें, शाबाश। दो एमसीक्यू लिखना बहुत चाहिए।
आपका लेक्चर ओवर हो चुका है, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। ये 2 एमसीक्यूज हैं, ये आप कर लें, आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स इंशाल्लाह क्लियर है सारा। उसके अलावा कुछ बच्चों ने प्रोसेस का कहा था, बच्चों प्रोसेस कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन हुए मैं आपको स्टार्ट में 10 मिनट दूंगा, उसमें हम इंशाल्लाह वो सब डिस्कस कर लेंगे। इसको आप नोट कर लें और ये कल मुझे आप लोगों ने इसके आंसर बताने हैं क्या होंगे, और ये अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। बस गौर करना है कि साइंस आपने देखने के कौन सा साइन कहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपने अब इनको सिर्फ सॉल्व करना है फिलहाल।